हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं अपना 15 तारीख को असिस्टेंट ग्रेड 3 के जो पेपर्स हुए थे उनका सॉल्यूशंस मैथ के सेक्शन का। ठीक है, मैथ के सेक्शन का हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे एक पार्ट का। 15 तारीख को ये पेपर हुआ था पहली शिफ्ट में 8:30 से लेकर 10:30 तक का असिस्टेंट ग्रेड 3। और हमारा ये 22 फेब को हमारी आंसर की रिलीज हो गई थी इसकी। 22 फेब को हमारी इसकी आंसर की रिलीज हो गई थी। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में। टेलीग्राम चैनल हमने क्रिएट करा है जिसमें कि हम आपके डीएसएसबी के जो 2024 में जो एग्जाम हुए इनमें जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको और उनके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप इस ग्रुप को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सीधा चलते हैं अपना मैथ के वाले सेक्शन की तरफ। मैथ वाला सेक्शन हमारा नीचे चलते हैं। मंत्री परिषद, ये हमारा जीएस का सेक्शन है। जीएस के लिए आपको दूसरे चैनल पे जीएस की वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। की स्टोन एसएससी करके चैनल का नाम है। और हम इसकी एक बार थोड़ी सी, हाँ ठीक भाई, मेरे को यहाँ उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन ने दिया नीचे दिए गए बार ग्राफ लगातार 2 वर्षों 2022 के दौरान एक प्रकाशक कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री हजारों में दर्शाता है। यानी कि 2 शाखाएं हैं, एक ये ग्रीन वाली है और एक ये है। इसकी संख्या दर्शा रहा है। B1 B2 B3 B4 B5 B6 करके कंपनियां हैं। ये सारी कंपनियां हैं। उसमें 2020 में यहाँ 80 हुई है, तो यहाँ 70 हुई है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, 2021 की तुलना में 2022 में सभी शाखाओं में बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2021 के मुकाबले 2022 में। तो मेरे को दोनों का टोटल निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ भाई। 80 प्लस में 90, मैं यहीं से जोड़ना स्टार्ट करता हूँ। 80 प्लस में 90 कितने हो गए, 170। 170 प्लस में 70, 240। ठीक है, अब आगे के जोड़ लेता हूँ। 75 प्लस में 65 कितने हो गए, 70, 140। 140 और 85 कितने हो गए, 140 और 60, 200, 225। यानी कि अगर मैं बात करूं 2021 की, तो 2021 में मेरे पास टोटल कितना आ गया, 5, 6 और 4, 465 टोटल बिक्री हुई। अगर मैं 2022 की ऐसी बात करूं, 70, 8 और 7 कितने हो गए, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14 और 1 15। और आपका यहाँ पे फिर 15 और ये 25, 250, 250, 300, 345, 345 और 55 कितने हो गए, 350, 400, 400 और 115, 515। तो हमारे पास 2022 में कितने हो गए, 515। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि बोली है, यानी कि अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे को यहाँ से क्या पता चल रहा है, मेरे को यहाँ से पता चल रहा है उसमें 50 की वृद्धि हुई। भाई 515 में से अगर मैं 465 हटाऊंगा तो 50 की वृद्धि हुई। 50 की वृद्धि 465 का कितना प्रतिशत है, 50 की वृद्धि 465 का कितना प्रतिशत है। अगर मैं कट करना चाहूं तो 10, और ये 5 से 5 निम 45 और 5 दिया 15, यानी कि 1000/93। और 93 से जब मैं इसे काटूंगा तो 93 वन जा, और कितना 7 बच गया, 70। 70 पे नहीं जाएगी मान ली तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। 10 पॉइंट समथिंग में मेरा आंसर सिर्फ एक ही बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अनटिल अल्लाह जरूरी नहीं है, तो कैलकुलेशन को आगे ना ही बढ़ाया जाए तो ही बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। सरिता 5% वार्षिक ब्याज की दर के साथ सावधि जमा खाते में, सावधि जमा खाता यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक अवधि के बाद उसमें जमा हो जाता है, सावधि जमा खाता, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट फिर उसमें जमा आता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो 16,200 रुपए का निवेश कर दिया, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। 2 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी राशि हुई। मेरे को पता है 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5% को मैं बोल सकता हूँ 1/20, और 1/20 बोल सकता हूँ तो मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ। तो प्रिफरेबल, अभी मैं आज आपको दोनों तरीके नहीं एक ही करा देता हूँ, छोड़ो। तो मैं इसको अगर मैं ब्याज ले रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21/20।
अगर 2 साल की बात कर रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 441/400, यानी कि 41 जो है ये ब्याज मिल गया, 400 उसका सीपी था, ओ सॉरी क्या बोलते हैं उसे, अमाउंट था, और ये उसका टोटल हो जाएगा। तो 16,200 जो था उसकी वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी आई, 400 प्रिंसिपल की, और हमें 441 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं 4 से इसे काट लेता हूं, 4 से तो नहीं कटेगा, तो ये हो गया 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 441 की मैं 81 में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 4 4 मल्टीप्लाई में 8 8 चौक 32 और 8 चौक 32 3 35, तो 1 8 4 12 का 2 1 हासिल, 4 2 6 और 1 7, 5 का 5 ही 5, 3 का 3 ही 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3571 अपॉन में 2। अगर मैं इसको यहाँ से काट के यहाँ पे लिखूं तो ये मेरे को मिलेगा 2 एकम 2, 5 उतर जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 उतर जाएगा, 1 बच जाएगा, 7 उतर जाएगा, 2 अट्ठे 16, 17,800 कुछ आएगा। आगे की कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा 3 पॉइंट्स और निकालो, इससे बढ़िया 17,860 मेरे को यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, तो मेरा यही राइट आंसर हो जाएगा, 17,860 रुपये 50 पैसे हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ कोई चलते हैं। एक किराने की दुकान में बिक्री लगातार 5 महीने तक इतनी 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 रही, छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए 6th मंथ में, यानी कि 1 2 3 4 5 मेरे को यहाँ दिया है। छठे महीने में पूछ रहा है कि टोटल जो बिक्री का औसत है वो 650 रुपये हो जाए, टोटल बिक्री का औसत जो है 680 हो जाए। तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, जैसे कि मैं 544 690 684 720 और 656 को अगर मैं जोड़ लूं तो मेरे को पता चल जाएगा 5 मंथ का टोटल कितना है। तो यहां से कितना आ गया 6 4 10 4 14 का 4 लगा 1 हासिल, और 9 9 दूनी 18 और 4 22 23 24 24 और 5 29 का 9 लगा 2 हासिल, 5 और 2 7 6 दूनी 12 13 13 और 7 20 26 26 और 6 26 और 6 32 32 94 हमारे यहाँ पे 5 महीने का टोटल आ गया। लेकिन मेरे को तो 6 महीने का औसत कितना चाहिए, 6 मंथ का औसत 680 चाहिए। तो यहां से अगर मैं टोटल की बात करूं तो कितना आएगा, यहाँ से टोटल मेरा आएगा 600 8 6 48 का 8 4 हासिल, और 6 6 36 और 4 40, यानी कि मेरे को तो 6 महीने में टोटल 4080 चाहिए और 5 महीने में टोटल इतना है। तो मेरा छठा महीना कितने का बन जाएगा, इन दोनों का अंतर बन जाएगा 40803294 अपोन में कितना आ गया 6, और यहाँ पे 7 7 और 1 8, और यहाँ पे ए 9 9 से 7 और 3 का 3, यानी कि 786 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। या फिर हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि छठे महीने में हमें 680 चाहिए, 6 महीने बाद जो है टोटल का एवरेज 680 चाहिए। तो मैं ये लिख लेता हूँ ये कितने ज्यादा और कितने कम है। मैंने ये देखा कि ये 680 से कितना कम है, ये माइनस लिख देता हूँ, या मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरे को दिखाई दिया 680 से जो 544 है वो कितना कम है, एक तो 56 और एक 80, 8 और 5 136 कम हो गया, माइनस का 136 हो गया। ये क्या है, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। अगली संख्या कितनी ज्यादा है 684, 680 से 4 ज्यादा है, 720 720 680 से 40 ज्यादा है, प्लस का है, ठीक है, प्लस माइनस लगाते चलो। 656 680 से कितना कम है, कितना कम है 660 20 24 कम है, 24 कम है। तो अगर मैं प्लस प्लस वालों को और माइनस माइनस वालों को जोड़ दूं तो मेरे को यहाँ पे मिलता है 136 और 24, यानी कि माइनस का 160 और प्लस का क्या मिलता है 10 14 और 54। अगर मैं इसको घटाऊं तो मेरे को मिलता है कि मेरे पास 104 की कमी है, 104 की कमी है, 680 तो मेरा औसत होना ही चाहिए। तो 6 नंबर कितना हो गया, 6 नंबर मेरा हो गया 680, 104 की कमी थी तो मैंने इसमें 104 जोड़ दिए, तो मेरा यहाँ पे बन गया 786 राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। सेकेंड मेथड की प्रैक्टिस हो जाती है,
तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, पिछली भी सारी क्लासों में लगभग ये आया ही था, लेकिन अब इसमें बस थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, इसे इंडेक्स बना के इन्होंने दे दी है, जिसका भी कोई काम नहीं है, क्योंकि इसने बोला 900 रुपए की बचत प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कितने पतलून खरीदने होंगे। भाई मेरे को बताओ, एक पतलून पे 20% की छूट है और उसे 900 रुपए की छूट चाहिए। 1500 रुपए पे अगर 20% की छूट है तो मैं यहाँ से सीधा कह सकता हूँ कि एक पतलून पे 300 रुपए की तो छूट ही है। ठीक है, एक पतलून पे 300 रुपए की छूट है और मेरे को चाहिए 900 रुपए की छूट, तो मैं 3 पतलून ले लेता हूँ। भाई ये 300 रुपए की छूट एक पतलून पे थी, तो 3 पतलून पे मेरी 900 रुपए की छूट हो जाएगी, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये इंडेक्स पे क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता था, पर एग्जामिनर ने बनाया नहीं, पता नहीं, एक दो अटपटे से क्वेश्चन भी है। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, 774 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त हुए। आवश्यक महीनों की संख्या बताओ। ये तो कर ही सकते हैं मेरे हिसाब से। इंटरेस्ट बराबर में P इंटू आर इंटू टी, सिंपल से फॉर्मूले में डाल के कर लेंगे शुरू। मंथली तो निकालने। इंटरेस्ट मेरा कितना 64.5 इक्वल टू कितने, किसके आ गया, सेकंड, इक्वल आ गया मेरा ये आ गया 774 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में मेरे को टाइम ही नहीं पता, अपॉन में 100। ठीक बात है, अब काटना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये आएगा 10, तो 10 से और ये 10 से ये 100 कट जाएगा, और किससे क्या कटेगा, अगर मैं इसको मंथ में निकालना चाहता हूँ तो मेरे को बट्टे में 12 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 से मल्टीप्लाई करने की तो पड़ेगी, तो मैं इसे 3 से काट सकता हूँ 4, और ये हो गया हमारा 3 दूनी 6 और 1 बच गया, 3 पच्ची 15 और 3 7 21, 3 अट्ठे 24, फिर 4 से 4 छीन, नहीं 4 से तो नहीं कटेगा पूरा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 और 9 पंजे 45, ये 5 से कट जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या बचा, मेरे को यहाँ पे x बचा, ये 2 बचा और ये 5 बचा, 2 की मल्टीप्लाई उधर क्रॉस में, तो x बराबर कितने का आ गया, 10 मंथ के। बस ये डिवाइडेड बाय 12 होगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि एबीसी की आयु का औसत, सिंपल सा क्वेश्चन है, 28 साल है। बीसी की आयु का औसत 24 साल है। तो मेरे को पता है 3 का 28 है, तो 2 और 2 का 24 है, तो मैं यहां से बस ले जाके सीधा माइनस कर दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में लिख लो, इतना लिखने में ये सोल्व हो जाएगा। एक निवेशक बचत खाते में 7400 रुपए जमा करता है, 4% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 2 वर्ष बाद अर्जित ब्याज की राशि क्या होगी। भाई 7400 रुपए प्रिंसिपल है, रेट जो है वो 4% है, 4% को मैं क्या बोल सकता हूँ, 4% को मैं 1/25 बोल सकता हूँ। ठीक बात है, 1/25 बोल सकता हूँ। 2 साल की बात कर रहा है तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करा था। सॉरी, 2 साल बोल रहा है 25, अगर मेरे को ब्याज मिल रहा है तो 26/25 बोल सकता हूँ, और 2 साल बोल रहा है तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो मेरे को स्क्वायर करके क्या मिलेगा, 676 और 625। ये मेरा अमाउंट होगा, प्रिंसिपल होगा, और ये मेरा अमाउंट होगा। प्रिंसिपल और अमाउंट में क्या फर्क है, प्रिंसिपल होता है, अमाउंट में प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जुड़ जाता है। ठीक है, अमाउंट जो इक्वल होता है वो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो। ठीक है, वो हमारा अमाउंट होता है। तो 676 यहाँ पे हिंदी में क्या कहते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं धनराशि, अमाउंट को कहते हैं धनराशि, जब हिंदी में लिखा हुआ है। तो उसने अर्जित राशि क्या होगी, ठीक है, उसने बोला ब्याज के रूप में क्या अर्जित होगा। मेरे को पता है 676 अमाउंट है, प्रिंसिपल 625 है, तो ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ मेरे को, 676 माइनस में 625 यानी कि 51 प्राप्त हुआ। बस निकाल दो, 7400 रुपए इसके हिसाब से जो है प्रिंसिपल है, मेरे हिसाब से 625 है, और मेरे को 51 की वैल्यू चाहिए। तो मैंने 25 से काटा, 25 25 625, 25 चौका 100, 25 चौका 100, और आगे तो ये कटेगा नहीं, आगे ये नहीं कट पाएगा। चलो एक काम करते हैं, आगे तो कट नहीं पाएगा, तो मैं नीचे 100 बना लेता हूँ।
मैं नीचे 100 बना लेता हूँ, मैं नीचे और ऊपर दोनों जगह 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से मिलेगा 74 मल्टीप्लाई में 16 मल्टीप्लाई में 51 अब 4 में 100। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा मैं वहां पे पॉइंट लगा दूंगा बस, क्योंकि पूरा नहीं काट रहा है तो ये जो आंसर्स हैं वो सब अप्रोक्स में है। तो अब यहाँ पे हमें आंसर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, सब अप्रोक्स में आंसर है। तो 76 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 51, तो मैं यहाँ पे 51 और 16 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 6 कम 6, 6 पंजे 30, 31 का 1, 3 हासिल, और 5 एकम 5 और 3 8, 816 मल्टीप्लाई 74 डिवाइडेड बाय 100, 816 और 74 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 चौक 24, 2 4 एकम 4 और 2 6 और 8 चौक 32 मल्टीप्लाई 6 सत्ते 42 का 2, 4 हासिल, 7 एकम 7 और 4 11 का 1, 1 हासिल, और 8 सत्ते 56 और 1 57, 4 6 और 2 8, 2 और 1 3, 7 3 10 की 0, 1 हासिल, 5 और 1 6। तो ये मेरा आ गया 60384 डिवाइडेड बाय 100। इस 100 को काटेंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 603.89। हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा अप्रोक्स में 604, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन अप्रोक्स में था तो आपको अप्रोक्स से ही करना पड़ेगा, पूरा ही निकालना पड़ेगा, पूरा कट डाउन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को चलते हैं। 8 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये होमवर्क में करो और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दो, आया कि नहीं आया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। बस एक चीज याद रखनी है, ये जो पूरा सर्कल होता है इसका जो मान होता है वो 100% का होता है 360 डिग्री। अब आप लोग करो, पहले भी 2 क्लासेस में एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, वो तो उससे डिफिकल्टी थे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, 30,400 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से प्रति वार्षिक दर से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, मतलब पहला सेक्शन तो बहुत हल्का दे रखा है उन्होंने, बहुत हल्का। एक सेकंड देना मेरे को। पहला सेक्शन तो काफी हल्का दिया हुआ है, ठीक है। 10% को मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी मैंने कल ये तीसरा क्वेश्चन है सीआई पे तीसरा क्वेश्चन है, तो सीआई को थोड़ा सा कैलकुलेशन को फिंगर टिप्स पे करके था ना, क्योंकि सीआई बस कैलकुलेशन में दिक्कत करता है। 10% को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/10, और ब्याज मिलेगा तो मैं बोल सकता हूँ 11/10, और 2 वर्षों के लिए मिलेगा तो मैं इसको बोल सकता हूँ 121/100 मिलेगा। अब उसने संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी कि 21 की वैल्यू पूछी है भाई। इसमें 100 तो अमाउंट है, वो प्रिंसिपल है, तो 21 ब्याज हुआ। तो मैं यहां से बोल सकता हूँ कि 30,400 की वैल्यू अगर 100 है तो मेरे से 21 की वैल्यू पूछी है, मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, बस 304 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 806, यानी कि ये हो गया हमारा 48366,384 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध मतों में से 60%, एक को कुल वैध मतों में से 60% वोट मिले। अभी तो मेरे को यही नहीं पता कि वैध मत है कितने, तो अवैध कुछ हुए होंगे भाई। 20% वोट अवैध हो गए, मैंने बोला ये भी परसेंटेज का ही टॉपिक है, ठीक है। 100% वोट थे, अगर उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए तो मेरे पास कितने वोट बचे, मेरे पास 80% वोट बचे, ठीक है। अब इसमें से एक बंदे को 80% का 60% मिल गया, यानी कि मैं बोलूं तो 48% इसको मिल गए। अगर 48 इसको मिल गए, 80 टोटल थे, तो मैं कह सकता हूं इसको, इसके पास कितने होंगे, इसके पास 32% वोट होंगे वैध मतों के। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी है, इसको वैध मतों का 32% मिला, नहीं, इसको टोटल मतों का 32% मिला, ठीक है। और इसने टोटल मतों की संख्या बोल दी 4600 टोटल है, तो मेरे हिसाब से तो 100 है, और उसका 32 इसको मिला है, तो मैं इसको 2 से कट कर दूंगा। और मैंने देखा कि 6 दूनी 12 पे 2 ऑप्शन बनने, सॉरी
6 दूनी 12 पे तो 2 ऑप्शन बनना है, तो 46 मल्टीप्लाई 32 हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 46 मल्टीप्लाई 32, 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 26 और 7, 2 4 तिया 12 और 2 14, 1472 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक बल्लेबाज ने 240 रन बनाए, 6 चौके व 6 छक्के शामिल है, 6 चौके व 6 छक्के शामिल है। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों से दौड़कर लगाया? भाई मैंने बोला 6 चौके शामिल है, तो उसने 6 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 24 रन तो चौकों से प्राप्त कर लिए बाउंड्रीज से, और छक्कों से कितने प्राप्त कर लिए? 6 छक्के हैं तो 6 रन होते हैं एक छक्के में, तो मैंने 36 रन यहां से प्राप्त कर लिए। भाई अगर मैं इनको देखूं तो 3 2 5 टोटल बाउंड्री से जो प्राप्त हुए वो मेरे 70 रन है। लेकिन टोटल रन कितने बनाए हैं? टोटल रन उसने 240 बनाए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे को 40 30 170 रन उसने दौड़ के बनाए होंगे, फिर 170 रन दौड़ के बनाए होंगे, 170 आएगा ना, 7 दूनी 14, ठीक बात है, 170 आएगा। और 240 का कितना प्रतिशत है? 1 0 से 1 0 कट, 4 6 24, कट तो नहीं रहा भाई सब पूरा, यही पॉइंट में आएगा क्या? लगता है सीधा। चलो फिर पूरा ही काट लेते हैं, धक्का दो, ये भी पॉइंटों में ही आएगा जहां तक है, क्योंकि कटेगा तो है नहीं पूरा। तो ये हो गया हमारा जी 170 रन। एक सेकेंड, 6 चौक 24 और 6 6 36, 3 2 5 और एक 6, सॉरी ये 60 रन हो गए, 3 2 5 और एक 6 60, 6 चौक 24 36 18, ये 180 रन हो गए, 170 नहीं है 180 है। मैं भी तो बोलूं कटना चाहिए 60, ठीक है, टोटल हमारा 60 हो गया, 240 टोटल रन थे, और टोटल बाउंड्री से कितने रन बने? 60 रन बने, तो 180 रन उसने दौड़ के बनाए, दौड़ के जो 180 रन बनाए वो टोटल रनों का कितना प्रतिशत है? ये हमसे पूछा है क्वेश्चन ने। 1 0 से 1 0 काट दी, और 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 4 से कट गया 25 बार, तो 25 दिया 75% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पिछले लगभग 3 सेटों में आया है लगातार, ठीक है, तो इसको आप अपने होमवर्क में लिख लो, फालतू में क्लास को बड़ी करने का कोई फायदा नहीं है, होमवर्क में लिख लो, इसको आप करके कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में आपका आंसर क्या आया, आया नहीं आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। The SCF of two number is 12 and the LCM is 160. If one of the number is 40, then which of the following is the other number? मेरे से पूछा है कि दो संख्याओं का SCF जो है वो 12 है, LCM जो 160 है, उनमें से एक संख्या 40 है, तो दूसरी बताओ। मेरे को ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर मैं SCF और LCM का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला है, ये एक्चुअल में आइडेंटिटी है जिसको हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको माइंड में होनी चाहिए। तो मैंने बोला एलसीएम 12, एचसीएफ 12, एलसीएम 120 160, तो 12 मल्टीप्लाई 160 बराबर किसके है? 40 मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर के, अदर नंबर के। तो यहां से मैंने इसको काटना स्टार्ट करा, तो 12 चौक 48, सेकेंड नंबर कितना आ गया? सेकेंड नंबर आ गया 10 सेकेंड के अंदर 48, 48 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को चलते हैं फटाक से। ये क्वेश्चन भी पहले ये बहुत रिपीटेशन करता है ना डीएसएसबी, लगभग रिपीटेशन तो हर एग्जाम में होता ही है देखो, लेकिन इसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो हम लगभग हर सेट में करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी उनमें से एक है।
एक व्यक्ति ने एक स्टॉक 623 रुपए में बेचा, 11% की हानि हुई। मैंने बोला भाई 100% था उसका जो सीपी था, लेकिन उसे 11% की हानि हुई, यानी कि उसे 89% मिला। 89% में बेचा उसने कितने का? 623 रुपीज का। अब उसने बोला इसे किस कीमत पे बेचे कि 10% का लाभ हो। 10% का लाभ हो यानी कि 110 हो। इसकी वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। अगर 89% की वैल्यू 623 है तो 110 की वैल्यू कितनी होगी? हमें पता है कि 623 की वैल्यू 89 है, तो 110 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 110 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते पे चली जाएगी पूरी माननी। ये कितना आ जाएगा? 770 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हर सेट में ये क्वेश्चन है। ये पीजीटी और टीजीटी वाले जो हमने करे थे उसके अलावा हर सेट में ये क्वेश्चन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का एलसीएम 60, एचसीएफ 15 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी जो हमने करा था ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो इसको भी हम होमवर्क में रखते हैं। तो आपके 3 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे देना। और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलते हैं। x बराबर 3, y बराबर -2, तो 2x माइनस 4y की वैल्यू बताओ। तो x की जगह x की वैल्यू रख देंगे। 2 मल्टीप्लाई में 3, माइनस में 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 2, बस कर दो सोल्व। 3 दूनी 6 माइनस और 4 दूनी 8, माइनस का 8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 6 प्लस में 8 इक्वल टू 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 8% अधिक है। भाई ए की ऊंचाई अगर बी की ऊंचाई से 8% अधिक है, अगर बी की ऊंचाई 100% है तो ए की ऊंचाई 108% है। बस इतनी सी बात कह रहा है। फिर उसने कहा कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। भाई कितनी कम है? 8 कम है। किससे तुलना करवा रहा है? ए से तुलना करवा रहा है, तो ए को नीचे रखेंगे। 108 मल्टीप्लाई बाई 100 और काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, और किसी से तो कटेगा नहीं, तो 200 बटे 27, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? दो कितने पे जाएगी मानी? 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 पे जाएगी। तो 7 सही कुछ आएगा। 7 सही 11 बटे 27 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस पे हमेशा निगाह रखो, आपकी कैलकुलेशन और टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। हमेशा ऑप्शंस पे निगाह रख के चलो, वरना कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 7 का सिर्फ एक ही दिख रहा था मेरे को, ये 11 ये नहीं हो सकता। ये 720% है, या 7 सही 20% है, पता नहीं क्या है, ये भी नहीं हो सकता। ये 17 है, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन 7 वाला बन रहा था, तो मैं क्यों प्लस माइनस करूं जब मेरा यही से काम हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट हिला दिए। मान लीजिए n एक सबसे बड़ी संख्या है जो 220, 440 और 620 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचाती है। हमें पता है अगर सेम रिमाइंडर बचाने वाला क्वेश्चन है, सेम रिमाइंडर है, तो हम क्या करते हैं? सेम रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में हम सबसे बड़ी संख्या में से बाकी दो संख्या घटाएंगे, यानी कि 620 माइनस 440 और 620 माइनस 220, और सेकंड बड़ी वाली संख्या यानी कि 440 में से 220 को माइनस करेंगे। अब जो कुछ भी आएगा हम उन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। यहां से मेरे को क्या मिलेगा? यहां से मेरे को मिलेगा भाई साहब 440, 60, 120, 180। यहां से मेरे को मिलेगा 400, और यहां से मेरे को मिलेगा कितना? 220। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेना है हमें, तो यहाँ से हमको मिलेगा 180, और यहाँ से हमको, हम ऐसे ही लेते हैं, अंतर लेके उसके फैक्टर्स देखते हैं। 180, 400 और 220। ठीक है, और 180 और 400 के बीच में कितना है हो गया? 120 का। अब मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया ये 9 दूनी 18 है, और ये 4 तिया 12, या फिर मैं बोलूं तो 20 छिक। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई में 6 है, तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे गया कि 9 तो नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 से 400 नहीं कटेगा।
20 से लेकिन सारी चीजें घट रही है, तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पे? मेरा एचसीएफ यहाँ पे हो गया 20। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ क्या समस्या है कि 20 से डिवाइड करने के बाद सभी संख्याओं का जो रिमाइंडर है वो सेम की जगह 0 हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर फिर भी 2 ही होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 को भी रिमाइंडर तो माना ही जाता है ना। रिमाइंडर 0 को रिमाइंडर माना ही जाता है, ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर 0 होने से उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। रिमाइंडर तो फिर भी वो रहता है, लेकिन बस रिमाइंडर 0 रहता है। तो वो कॉन्सेप्ट जो रिमाइंडर एक ही बचता है तो ही रिमाइंडर होता है, 0 होता है तो कुछ नहीं होता। तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपने दिमाग से निकाल के रखना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है तो इन फ्यूचर भी आएगा। और कहीं आपके दिमाग में ये वाली चीज घुस गई एग्जाम हॉल में, इसका तो सब काट के 0 आ रहा है, तो आप यहाँ पे 6 या 9 कुछ लगाया होगे और आपको काम खराब हो जाएगा। कुछ मल्टीपल करने लग जाओगे तो टाइम खराब होगा उसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 रह गए हमारे पास, और कोई क्वेश्चन नहीं रह गया। 20 क्वेश्चन हमारा जो है वो अलजेब्रा का है, और 19 क्वेश्चन जो है हमारा एलसीएम एचसीएफ का है। देखो एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना 16, एलसीएम कितना हमारा 288। संख्याएं 2:9 के अनुपात में, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी? लो भाई, जो नंबर होता है अगर मेरे को दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है, तो अगर मैं इनमें एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दूं, एचसीएफ मल्टीप्लाई में रेशो, तो मेरे को यहां से ही नंबर मिल जाएगा। मेरे को तो इस क्वेश्चन में एलसीएम की कोई जरूरत ही नहीं थी, मेरे को तो खाली ये दिया होता और ये दिया होता तो भी मेरा नंबर निकल जाता। भाई मेरे हिसाब से अनुपात जो है दोनों है, तो मैं अगर इसमें 16 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा। छोटी पूछेगा तो इसमें 16 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा। छोटी कितनी हो जाएगी? 32, और बड़ी कितनी हो जाएगी? 9 6 54 का 4, 5 हासिल, 9 एकम 9 5 14, 144 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ को चलते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 3 के हैं, तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब का मान याद कीजिए। x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब का मान क्या होगा? भाई मेरे को पता होना चाहिए, मेरे को क्या पता होना चाहिए? अगर x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब जो है 3 के बराबर है, अगर 0 के बराबर है, तो यहां से x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर आता है 3xy जेड के। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आता है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब आता है 3xy जेड के। तो अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं दोनों तरफ की क्यूब कर दूं, तो मेरे को यहां से क्या मिलेगा? यहां से मेरे को 27 मिलेगा, और ये प्लस में 3xy जेड हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बाकी इसको एक्सप्लेन करेंगे कल। ठीक है, आंसर तो यही आएगा इसका। इसका और क्या बेटर एक्सप्लेनेशन बन सकता है? ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनती हैं, इसमें मैं क्या ही छोटे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप बाकी मिलते हैं कल इसके सेकंड सेक्शन को लेके। सेकंड सेक्शन इसका काफी अच्छा है, मैंने देखा उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है 4-5। तो आप बने रहिए, मिलते रहेंगे, धन्यवाद।